नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की इस ई क्लास में मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली दो ई क्लास में हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध तथा द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस ई क्लास में हम तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि कर्नाटक युद्धों की श्रृंखला में अंतिम युद्ध था। सबसे पहले कारण देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक युद्धों की पृष्ठभूमि भारत तथा यूरोप में जो राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती थी, उससे प्रभावित होती थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष था, जबकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार संघर्ष था। जहाँ तक तीसरे कर्नाटक युद्ध का संबंध है, इस युद्ध का कारण भी यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध था। ध्यान रखेंगे, तात्कालिक कारण सप्तवर्षीय युद्ध, इसके साथ साथ उनमें व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, वो अलग बात है। इस सप्तवर्षीय युद्ध के कारण जो पौंडीचेरी की संधि की गई थी गोडेहू के समय, वो टूट गई। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य चला, किंतु भारत में 1756 में इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, किंतु 1757 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के स्थानों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। और इस आक्रमण की जो शुरुआत हुई, महत्वपूर्ण घटना घटी, वो घटी बंगाल में। जैसे कि आप जानते हैं कि उस समय बंगाल का शासक नवाब सिराजुद्दौला था, जिसका अंग्रेजों के साथ संघर्ष चल रहा था। इस समय बंगाल में फ्रांसीसियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र चंद्रनगर था। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरोध के बावजूद मार्च 1757 को चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। चंद्रनगर के पतन का बंगाल में जो फ्रांसीसी शक्ति थी, उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और एक प्रकार से बंगाल में फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हो गया। इसलिए चंद्रनगर पर ब्रिटेन के अधिकार को भारत में तीसरे कर्नाटक युद्ध से संबंधित या सप्तवर्षीय युद्ध का समाचार प्राप्त होने के पश्चात भारत में शुरू होने वाले आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की शुरुआत माना जा सकता है। इसके पश्चात अंग्रेजों ने बालासोर, कासिम बाजार व पटना की फ्रांसीसी कंपनियों पर भी या फैक्ट्रियों पर भी अधिकार कर लिया। इस समय दक्षिण भारत में इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं घट रही थी। बंगाल में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। जून 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई और इससे उन्हें बंगाल से अपार जनधन की शक्ति प्राप्त हुई, जिसको कर्नाटक भेजा जाने लगा ताकि वहाँ पर फ्रांसीसियों से जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में सफलता प्राप्त की जा सके। यदि वास्तव में देखें तो तीसरे कर्नाटक युद्ध का जो वास्तविक प्रारंभ है, वो अप्रैल 1758 में हुआ। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने अपने उपनिवेशों की रक्षा करने के लिए काउंट डी लाली को भारत में फ्रांसीसी सेना का सेनापति बनाकर भेजा। लाली के इस समय दो प्रमुख कार्य थे। एक, अंग्रेजों को भारत से निकालना और दूसरा, भारत में फ्रांसीसी शासन को स्थापित व मजबूत करना। इस कारण से लाली को सैनिक और गैर सैनिक सभी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था। किंतु इस समय लाली के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उसका जल सेना पर कोई नियंत्रण नहीं था।
क्योंकि जो फ्रांस का सेनापति था, नौ सेनापति काउंट डी एचे, वो उसके अधीन नहीं था। तो शुरू में हमने देखा कि कर्नाटक युद्ध यानी तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण प्रारंभ होता है सप्तवर्षीय युद्ध से यूरोप के। भारत में संघर्ष की शुरुआत होती है बंगाल में चंद्रनगर से, और दक्षिण भारत में मुख्य रूप से शुरुआत होगी काउंट डी लाली के भारत आने के पश्चात। आइए अब आगे देखते हैं कि दक्षिण भारत में विशेष रूप से कर्नाटक में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, छात्र इनके बारे में ध्यान दे सकते हैं कि दो भागों में बांटा इसको। एक तो फ्रांसीसियों का सैनिक अभियान कि जब उन्होंने सफलताएं प्राप्त की या संघर्ष किया, और दूसरा अंग्रेज़ों का काउंटर अटैक, जिसके पश्चात अंग्रेज़ों का दक्षिण भारत में प्रभाव स्थापित हो गया। पहले देखते हैं फ्रांसीसी प्रभाव। लाली शुरू में जो लड़ाई हुई अंग्रेज़ों के साथ, स्थानीय लड़ाइयाँ, उसमें वो अत्यंत सफल रहा। उसने मई 1758 में फोर्ट डेविड यानी सेंट फोर्ट डेविड की घेराबंदी की और उसके ऊपर अधिकार कर लिया। तो पहली महत्वपूर्ण विजय थी सेंट फोर्ट डेविड की विजय 2 जून 1758 को। अब नेचुरल है, इसके पश्चात जो उनकी महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की दक्षिण भारत में, या हम कह सकते हैं कोरोमंडल तट पर, वो थी मद्रास। इस समय लाली या लैली बोल सकते हैं, फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार करने के पश्चात वह कर्नाटक से अंग्रेज़ों को निकालना चाहता था। इसलिए उसने जल सेनापति डी एच ए को मद्रास जाने के लिए कहा, ताकि मद्रास पर विजय प्राप्त की जा सके। किंतु द एच ए पहले ही अंग्रेजी जल सेना से हार चुका था, इसलिए उसने मद्रास जाने से इनकार कर दिया। लैली ने सेंट डेविड किले पर अधिकार करने के पश्चात आरकोट पर अपना अभियान जारी रखा, और दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों की शक्ति जो थी वो सिमट कर मद्रास तक रह गई। किंतु DHA द्वारा सहयोग न कर पाने के कारण वो मद्रास के ऊपर अधिकार नहीं कर सका। लाली ने वित्तीय कठिनाइयों से निपटने के लिए तंजौर की घेराबंदी की। तंजौर आप जानते हैं कि कोरोमंडल तट पर एक रियासत है। उस समय तंजौर के राजा की तरफ फ्रांसीसियों के 70 लाख रुपए की रकम बकाया थी, जो कि चंदा साहब के समय से चली आ रही थी। लाली ने तंजौर की तरफ बढ़ते हुए करिकाल पर अधिकार कर लिया, तथा उसके पश्चात उसने 18 जुलाई को तंजौर की घेराबंदी कर दी। वहाँ के राजा ने लाली को 5 लाख रुपए देने की पेशकश की, किंतु लाली ने 10 लाख रुपए की मांग की। इस प्रकार काफ़ी समय तक इसकी घेराबंदी चलती रही। अब ये जो घेराबंदी थी तंजौर की, वो लाली के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुई, क्योंकि लाली द्वारा तंजौर की घेराबंदी को अधिक समय देने से अंग्रेज़ों को मद्रास में अपनी शक्ति को संगठित करने का अवसर मिल गया। इसी समय अंग्रेजी सेना के तंजौर पहुंच जाने से लाली घेरा उठाने को बाध्य हुआ और वह वापस आ गया। 3 अगस्त को DHA अंग्रेज सेनापति पोकाक से पराजित हो गया तथा पोंडिचेरी के पास आ गया। लाली द्वारा उससे समर्थन मांगने पर वह उससे नाराज हो गया, और वह डर की वजह से, किसी कारण से मान सकते हैं, अपने जहाज़ों को लेकर मॉरिशस चला गया। इस कारण से लाली की जो शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई। इसके पश्चात लाली पुनः अंग्रेज़ों से युद्ध में लग गया और मद्रास, तिरुचिरापल्ली और चिंगलपूट को छोड़कर लगभग सारा कर्नाटक फ्रांस की सेना के अधिकार में आ गया था। लाली ये जानता था कि मद्रास का फोर्ट सेंट जॉर्ज
अंग्रेजों की शक्ति का प्रमुख केंद्र है और जब तक उसको विजय नहीं कर सकता तब तक वो दक्षिण भारत से अंग्रेजी शक्ति को समाप्त नहीं कर सकता। इस समय मद्रास में अंग्रेज सेनापति लॉरेंस ने मद्रास की फैक्ट्री की पर्याप्त व्यवस्था की हुई थी। लाली ने दिसंबर 1758 से फरवरी 1759 तक मद्रास की घेराबंदी की, किंतु चाहकर भी लाली मद्रास को विजय नहीं कर सका। धीरे धीरे उसके सैनिकों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। फ्रांस शक्ति को पुनर्संगठित करने के उद्देश्य से लाली ने हैदराबाद से बुशी को बुला लिया। यह लाली की एक बहुत बड़ी भूल सिद्ध हुई, क्योंकि जैसे ही बुशी ने हैदराबाद को छोड़ा वैसे ही वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और हैदराबाद में फ्रांसी प्रभाव समाप्त हो गया। यद्यपि लाली की नीति से बुशी सहमत नहीं था, किंतु फिर भी उसने उसका आज्ञा का पालन किया। लेकिन दोनों की सेनाएं मिलकर भी मद्रास पर विजय प्राप्त नहीं कर सकी तथा 18 फरवरी 1759 को लाली ने मद्रास का घेरा उठा लिया। यह लाली की दूसरी बड़ी असफलता थी, जिसके कारण अंग्रेज़ों की प्रतिष्ठा फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा को बहुत ही धक्का लगा। अब आगे हम देखते हैं अंग्रेज़ों का प्रत्याक्रमण। यहाँ तक अंग्रेज़ डिफेंसिव मूड में थे, अब उन्होंने आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। अंग्रेज अब कर्नाटक की तरफ बढ़े। लाली के नेतृत्व में कांजीवरम में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, किंतु शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना में विद्रोह हो गया तथा जो फ्रांस की जल सेना थी वो द एके के नेतृत्व में सितंबर 1759 में एक बार फिर पराजित हो गई और इस घटना से अंग्रेज कोरोमंडल तट के एक प्रकार से स्वामी बन गए तथा द एके भारत को छोड़कर चला गया। इसके पश्चात कई छोटी छोटी लड़ाइयाँ दोनों पक्षों के मध्य होती रही और छात्र याद रखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हुई वो थी वोंडीवॉश की लड़ाई। इसको कर्नाटक युद्धों का निर्णायक युद्ध या निर्णायक लड़ाई कहा जा सकता है। अमूमन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि वोंडीवॉश की लड़ाई कब हुई, किस किस के मध्य हुई, इसका महत्व क्या था। तो छात्र जितने भी युद्ध हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है वोंडीवॉश की लड़ाई। ध्यान रखेंगे कि यह युद्ध 20 जनवरी 1760 को शुरू हुआ था तथा 22 जनवरी 1760 को फ्रांसीसियों को निर्णायक विजय प्राप्त हुई थी। इसलिए कुछ बुक्स में इसकी तिथि 20 जनवरी मिलती है, कुछ बुक्स में इसकी तिथि 22 जनवरी मिलती है। तो आप याद रखेंगे 20 जनवरी को शुरू हुआ था और 22 जनवरी को खत्म हुआ था। इस युद्ध के पश्चात इस युद्ध में जो सेनापति बुशी था उसको बंदी बना लिया गया तथा लाली यहाँ से भागकर पौंडीचेरी चला गया। इसके पश्चात अंग्रेजों ने अपनी आक्रामक कार्यवाहियाँ जारी रखी। अंग्रेजों ने 5 अप्रैल 1760 को करिकाल पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात पौंडीचेरी का नंबर आया तथा जून 1760 में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी की भी घेराबंदी कर ली। याद रखेंगे छात्र कि वोंडीवॉश के युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था जनरल आयरकूट। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी की घेराबंदी इतनी ज़बरदस्त की गई थी कि वहाँ पर फ्रांसीसी सेनाएं भारी भूखमरी का शिकार हो गई तथा मजबूरी में लाली को जनवरी 1761 में बिना शर्त आक्रमण करना पड़ा। अंग्रेजों ने मद्रास में फ्रांसीसियों द्वारा की गई घेराबंदी का बहुत ज़बरदस्त तरीके से बदला लिया और उन्होंने पांडिचेरी को पूर्णतः बर्बाद कर दिया। डॉक्टर सिन्हा ने लिखा है कि इस सुंदर और संपन्न नगर में एक भी छत नहीं छोड़ी गई।
पांडिचेरी का पतन का यह प्रभाव पड़ा कि इसके पश्चात फ्रांसीसी भारत में पुनः खड़े नहीं हो सके। पांडिचेरी के पश्चात अंग्रेजों ने जिंजी और मालाबार तट पर स्थित माहे पर भी अधिकार कर लिया। अप्रैल 1761 में फ्रांसीसियों के पास भारत में एक भी स्थान नहीं था जहां से वो अपने व्यापार का संचालन कर सके। लाली यहाँ से फ्रांस चला गया, जहाँ पर उसे मृत्युदंड दे दिया गया। उधर इस युद्ध का अंत 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा हुआ, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध का अंत था। इस संधि के अंतर्गत, यानी पेरिस की संधि के अंतर्गत, पांडिचेरी और चंद्रनगर फ्रांसीसियों को वापस मिल गए, किंतु इस शर्त के साथ कि वो दोबारा से इसके किलेबंदी नहीं करेंगे। जहाँ तक परिणाम का संबंध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के पश्चात दक्षिण भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया तथा फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त हो गया। आज की ई क्लास में इतना ही। अगली ई क्लास में हम फ्रांसीसियों की पराजय के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।